गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 57 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज अपना चैप्टर स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, आपके सामने दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक तो आपको क्लास के लिंक मिल जाते हैं, इसके अलावा जो कुछ भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उन सब की PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। प्लस में जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर नोट्स होती है वो भी आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नीचे वाला पार्ट है आपका वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, इसे ज्वाइन करें। यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई एवं दूरी। अब देखो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, पहले तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर ये मान लो किसी का घर है और घर की छत पर कोई खड़ा हुआ है, और ये मान लेते हैं गली से कोई जा रहा है इस हिसाब से। तो ये गली या सड़क है आपकी, घर एकदम स्ट्रेट इसके ऊपर 90 डिग्री पर रहते हैं। अब ये आदमी पहले क्या था, सीधे सीधे देख रहा था। ये आदमी सीधे सीधे देख रहा था, लेकिन अचानक से इसकी निगाह इसकी तरफ जाती है। पहले ये सीधे सीधे देख रहा था, फिर इसने अचानक से ऊपर की तरफ देखा। तो स्ट्रेट एकदम ये जो गली है इसके पैरेलल में पहले तो ये देख रहा था। जितने डिग्री इसने नजरों को ऊपर उठाया इसे कहा जाता है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, नैनों को कितना ऊपर किया वो आपका उन्नयन कोण हो गया, या फिर इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक तो छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा केस फिर समझना, मान लो ऐसा ही सिनेरियो आपका चल रहा है, कोई शख्स घर की छत पर खड़ा हुआ है। पहले ये सीधे सीधे देख रहा था, हालांकि ऐसे देखना संभव तो नहीं होता, चलो फिर भी मान लेते हैं कि ये सीधे सीधे देख रहा था इस हिसाब से। फिर इसे गली में कोई दिखा अचानक, तो इसने क्या किया, देखने के लिए नज़रों को नीचे की तरफ झुकाया। पहले सीधे सीधे देख रहा था, फिर इस आदमी को देखने के लिए इसने जितने डिग्री नज़रों को झुकाया है ये कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे कह सकते हैं। मतलब किसी को देख करके डिप्रेशन में आ गया होगा तो वहीं से किसी साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब काम की बात सुनते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है। और जो बच्चे SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 5 लेक्चर ऑलरेडी SSC के बेसिस के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। तो पुराने वाले जो भी सेशन है सर्च कर लें, वासु सर हाइट एंड डिस्टेंस स्टडी IQ, आपको पुराने सेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें उन्हीं सवालों को या उसी पैटर्न को डिस्कस करना है जैसा रेलवे ने पूछा है, और कुछ सवाल ऐसे डिस्कस कर लेंगे जिनका लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, SSC के भी सवाल। असल में देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री यहाँ, एक पर्सन आपका यहाँ पर, एक पर्सन यहाँ पर। ये आदमी क्या था भाई आपका, ये आदमी सीधे सीधे देख रहा था। अब ये आदमी क्या था, ये भी इधर सीधे सीधे देख रहा था। इस आदमी ने इसे देखा तो जितने डिग्री नजरों को ऊपर उठाए, मैंने मान लिया 30 डिग्री नजरों को ऊपर उठाया। ये आदमी सीधे सीधे देख रहा था, इसने नीचे की तरफ देखा और जितने डिग्री नजरों को झुकाया, मैंने ये मान लिया ये एंगल मेरा क्या है, थीटा। अब देखना, ये 30 है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक एंगल कितना हो जाएगा भाई अपना 60 डिग्री लिखा जा सकता है। अब ये जो स्ट्रेट एकदम देख रहा था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री। ये 60 है, तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। इस आदमी के लिए एक टर्म हमने काम में ली थी एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस आदमी के लिए क्योंकि इसने नीचे की तरफ देखा तो इसके लिए टर्म काम में ली थी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ऐसे जब भी कभी डायग्राम बनेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपके इक्वल होंगे। कॉमन सेंस में बात को रखो, कोई आदमी अगर नीचे खड़ा है, ऊपर अगर उसे देखना है, नीचे खड़े होने का मतलब क्या है, वो सीधे सीधे देख रहा है
और उसे अगर ऊपर की तरफ देखना है तो जितने डिग्री उसने खुद की नज़रों को उठाया है वो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहलाता है। अगर कोई आदमी किसी हाइट के ऊपर है और वहां से भी ये मानना है कि वो आदमी सीधे सीधे देख रहा है, अगर वो नीचे की तरफ देखता है, एक हाइट से आदमी नीचे की तरफ देखता है तो उसने क्या किया, नज़रों को नीचे की तरफ झुकाया, और नज़रों को नीचे की तरफ झुकाना ही जो एंगल बनाता है वो कहलाता हमारा अवनमन कोण या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक कंक्लूजन यहां से निकलता है आम जीवन के अंदर भी। मान लो आप नीचे सड़क पर खड़े हैं, कोई घर की छत के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर आप दोनों की नज़रें आपस में मिली हैं तो हो सकता है आप दोनों में जीवन में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आप वहां कह सकते हैं कि कम से कम मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, सीधे सीधे यूज किया जा सकता है। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है अपने पास डायग्राम, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि डायग्राम बनते कैसे हैं। कई बार सवाल जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास ऐसा डायग्राम बनेगा, किस टाइप का, इस टाइप का। राइट एंगल ट्राइंगल तो हर जगह होगा ही होगा हाइट एंड डिस्टेंस में। ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें कोण आपको दे देगा 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये 45 है, ये 90 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 45 डिग्री। अगर मैं लिखना चाहूँ tan 45 डिग्री, tan 45 लिखूंगा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1। क्या लिख सकते हैं, 1/1। 1 किसको बताता है, परपेंडिकुलर को, और ये 1 किसको बताता है, बेस को। ट्रिग्नोमेट्री अभी अभी कंप्लीट किया, उसमें सारी की सारी बातें आपको एक्सप्लेन की थी। अब बात को समझना, tan तो रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और बेस को। 45 डिग्री क्या बताएगा, 45 डिग्री ये बताएगा कि मेरे सामने जो भी भुजा काम में लोगे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। पढ़ा था ये, परपेंडिकुलर 1 हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, बेस आपका 1 लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2। तो बार बार क्या होता है कि डायग्राम तो लिमिटेड ही है, उसी टाइप के अपने डायग्राम बनने हैं, तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग कुछ रेशियोज ध्यान में रख लेते हैं, बनाने का तरीका भी देख लेते हैं, कुछ रेशियोज हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, जिससे क्या होगा, सीधे सीधे सवालों में कंपैरिजन करेंगे और तुरंत के तुरंत सवाल सोल्व होंगे। एग्जाम हॉल में बैठ करके आप अगर tan 45 डिग्री sin 45 कोस इस हिसाब से लिखोगे, उसमें अपना टाइम किल होता है। तो एक डायग्राम तो हमने यहां से ये निकाला कि अगर ये 90 है, एक एंगल 45 डिग्री आपका बनता है, तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, 1/√2। दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो भाई, ये 45 डिग्री, ये 90, बचा हुआ एंगल कितना भाई, 45 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल आपके इक्वल हैं, किसी भी त्रिभुज में दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये बात हमने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ ली थी। तो हमने इन साइड्स को 1 मान लिया, सबसे इजी वे यही था, और इसकी वजह से हाइपोटेनस √2 आ गया। दूसरा जो हमारा डायग्राम है यहां से, वो कुछ इस हिसाब का होगा। दूसरा जो डायग्राम है ये होगा हमारा, जैसे मैंने ले लिया 30 डिग्री। 30 डिग्री के जो सामने की भुजा है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो, आप इसका रेशियो आपका मन करे तो आप sin 30 डिग्री से निकाल लो। sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2। आपका मन करे तो आप इसे cos 30 डिग्री से निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2। आपका मन करे तो इस रेशियो को आप tan 30 डिग्री से निकाल लो, क्या होता है, 1/√3। ऐसा कोई सटीक नहीं है कि साइन का यूज करके आप ये रिलेशन बनाएंगे। आपका मन करे, आपके पास 6 आइडेंटिटी हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किसी को भी आप यूज करो और यूज करके आप रिलेशन निकाल लो। जैसे इसको यूज करते तो ये किसको बताता है, परपेंडिकुलर को, ये किसको भाई, हाइपोटेनस को। 30 के सामने परपेंडिकुलर 1, 90 के सामने हाइपोटेनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और पूरे का √, तो ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, √3। अगर कोस से बनाते तो ये किसको बताता भाई, बेस को। बेस तो ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर। ये किसको बताता, हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस भी आ गया। अगर यही आप 3 रेशियो tan का यूज करके बताते तो क्या होता भाई, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3, 90 के सामने आपका हाइपोटेनस क्या आ जाता, 2।
तो ये रेशियो ऐसा मत समझना कि जैसे कुछ कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है, आप सीधे सीधे रेशियो देखते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार ये कहाँ से ले आया, इसको तो रटना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में मान लो आप कुछ भी भूल भी गए कि भाई 45 डिग्री वाले में क्या सीन था, 30 वाले में क्या था, 60 वाले में क्या सिनेरियो था, तो सीधे सीधे आपको ये रिलेशन, कोई भी जैसे tan 60 डिग्री उठाया, √3/1 लिखा, उसकी वजह से डायग्राम बन गया। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, और बेटर क्या रहेगा, आप इन रेशियोज को ध्यान रख लें। चलो भाई, एक डायग्राम और भी आपको मिलेगा इस टाइप का, जिसके अंदर एंगल आपका काम में आएगा 60 डिग्री। देखो यहां एंगल क्या है, 60 डिग्री। अगर मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री की वैल्यू तो क्या आएगी भाई, √3। इसे हम लोग लिख लेते हैं √3/1। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर √3, और ये वाली साइड आपकी बेस 90 के सामने, इन दोनों की वजह से √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का √ करोगे 2 आ गया। असल में देखोगे आप, अगर आप एक तरीके से इस बात को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं कि दोनों के दोनों डायग्राम आपके सेम है। कैसे सेम है भाई, ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या है यहाँ पर 60 डिग्री। 60 के सामने की भुजा कितनी, √3 लिखी हुई है, 30 के सामने 1। इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये पाते हैं 90 60, तो ये एंगल 30 डिग्री। ठीक, तो देखो अब आपका काम क्या है कि अगर आपकी कमांड ठीक बन रही है तो आप इससे डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, पहली बात। दूसरा, आपको रेशियो याद रखने में इश्यू आ रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, जैसे इनको आप tan या sin का कुछ भी यूज करके लिखना तो समझे कि ये डायग्राम एक्चुअल में कैसे बनाया जाएगा। तो इतना तो अपना काम यहां पर है, तो इस पर बेस्ड पहले हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो बातें उनको डिस्कस करेंगे। देखना जरा, आपके सामने है ये वाला सवाल। आई होप प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1066, 1066। देखो क्या कहा इसने भाई, इसने आपसे कहा कि आंधी की वजह से एक पेड़ इस प्रकार से टूटा कि उस पेड़ का शीर्ष जो वर्टेक्स है वो जमीन या भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है। इसकी जड़ से दूरी 50 √3 मीटर है, मतलब जो पार्ट टिक गया है उसकी जड़ से लेकर के वहां तक की दूरी आपकी 50.3 मीटर है। अब पूछा इसने क्या है भाई, पेड़ का कितना हिस्सा टूटा, कितना पार्ट टूट गया है, और दूसरा आपसे पूछा कि पेड़ का कितना हिस्सा नहीं टूटा है। सबसे पहली टास्क है इसका, आप प्रॉपर डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाते हैं तो देखना जरा, ये आपके पास मान लेते हैं एक पेड़ था, इस हिसाब से ये आपके पास एक पेड़ था। अब क्या हुआ, इस साइड से आया तूफान, इधर से आ गया अपने पास तूफान, तूफान ने इधर इस पर प्रेशर डाला, तो क्या हुआ, मैं मान लेता हूं इस जगह से ये टूट गया, और ये जो पार्ट है आपका ये टूट करके क्या होगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं ये टूटा और ये यहां जा करके टच हो गया, ऊपर वाला पार्ट ऐसे आकर के टच हुआ, सीधे था तो इसका मतलब 90 डिग्री। जमीन के साथ एंगल कितना बना रहा है भाई, 30 डिग्री, इसने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये जो पार्ट है आपका, इसे आप कह सकते हैं ये टूट चुका है, ये वाला। इस पार्ट की बात करें तो ये आपका नहीं टूटा, और दोनों ही पार्ट्स को अगर आप दोनों को ही ऐड कर दें, दोनों टूटे हुए पार्ट को और जो नहीं टूटा है, ये आपके पास क्या आएगा, पेड़ की लंबाई। आसान सी बात है, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना। अब इसके जो सवाल हैं उन पर मूव करते हैं। पेड़ का कितना हिस्सा टूट गया, कितना पार्ट टूट गया, तो आपको क्या लिखना है भाई, जो पार्ट आपका टूट गया अपोन में आपके पास कुल लंबाई, या फिर कुल लंबाई क्या, पेड़ की लंबाई, ये ऐसे समझना।
मान लो आपके पास 50 रुपए थे और आपने 30 रुपए खर्च कर दिए। कोई आपसे कहे कि आपने कितना भाग खर्च कर दिया, तो आप सीधे कहेंगे मेरे पास 50 थे, 30 मैंने खर्च कर दिए, तो इसका मतलब 3/5 भाग मैंने खर्च कर दिया। कोई आपसे ये कहे कि आपकी जेब में अब कितना भाग बचा हुआ है, तो आप कहेंगे मेरे पास पहले 50 रुपए थे, पूरा का पूरा धन, 30 मैंने खर्च कर दिए तो मेरे पास 20 बचे, इसका मतलब मेरे पास 2/5 पार्ट बचा हुआ है। तो ऐसे ही इन सवालों में जब वो आपसे पूछता है कि कितना पार्ट टूट गया, तो आपको क्या बताना है, टूटा हुआ पार्ट अपोन में पेड़ की कुल लंबाई, ये बात आपको यहां से लिखनी है। देखो अब मार्किंग कर लेते हैं। 30 डिग्री के सामने 1 लिखते थे, इसको √3 लिखते थे और ये आपका 2 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पेड़ नहीं टूटा था तो ये वाला पार्ट आपका इधर था, ऐसे यहां इस पॉइंट से ये टूटा और ये इधर आ गया, इससे पहले ये था, तो मैं कह सकता हूं पहले ये वाला जो पार्ट था वो 2 था। अब एक बात बताना जरा, पेड़ की कुल लंबाई कितनी थी, 2 और 1 3 थी। कितना पार्ट टूटा, 2 पार्ट आपका टूट गया, ये पार्ट टूट करके इधर आ गया, तो इस वाले का रिजल्ट तो ये आ गया। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या कहा कि पेड़ का कितना हिस्सा नहीं टूटा, तो ऊपर क्या लिखना है आपको, जो पार्ट आपका नहीं टूटा है, और अपोन में फिर से वही पेड़ की पूरी लंबाई। देखना पेड़ की लंबाई आपके पास कितनी है, 3, ये पार्ट एज इट इज मेंटेन है तो 1, तो 1/3 जो पार्ट है वो आपका नहीं टूटा है। तो ये सवाल आपके इजी वे में हो सकते हैं। एग्जाम में कभी भी ऐसे चित्रकारी नहीं करनी है कि जानबूझ करके इधर तूफान बना रहे हो, पेड़ की लंबाई ये इधर आ गया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ऐसी आदत आपको खुद में डेवलप नहीं करनी। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1067। पहले तो आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, और जिन बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा में भी कुछ पढ़ना है, जैसे कई बच्चे क्या टीचर पर विश्वास नहीं कर पाते, तो वो ऐसा करना, एसएससी के लिए लगभग 5 या 6 घंटे का होगा मेरे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन, तो वहाँ उसको आप देख सकते हैं। अगर आपका ये मन नहीं मांगता है आज के पहले तो पूरा सेशन देखो, आपको ये लगे पुराने पेपर्स के साथ आप मैच करवा सकते हैं कि रेलवे के अंदर इस टाइप का पूछा गया है, हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। आपका फिर भी मन नहीं मांगता है तो मैंने ऐसे भी वहाँ पर सवाल करवाए हैं, उनको देख करके कई बच्चों के हो सकता है होश उड़ सकते हैं, तो आपका मन करे तो वहाँ से कर लो। अपना उद्देश्य ये था कि रेलवे का सिलेबस कंप्लीट करना है 90 डेज में, उसी फ्लो में हम लोग चल रहे हैं और वैसा ही रिलेवेंट कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले सवाल में क्या कहा कि एक लड़का 200 मीटर लंबे धागे की सहायता से एक पतंग उड़ा रहा है जो कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, 60 डिग्री। तो बताइए यदि धागे में किसी प्रकार की ढील ना हो तो धरातल से पतंग की ऊंचाई क्या है। देखो इसने क्या कहा कि ये मैंने मान लिया जमीन, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, पतंग का जो धागा उसमें कोई भी ढील नहीं है, मतलब स्ट्रेट है वो एकदम, ये मान लो उसकी उड़ रही है यहां पर पतंग। क्लियर। अब लड़का 200 मीटर धागे की सहायता से, इस धागे की जो लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर, किस एंगल पर पतंग उड़ रही है भाई, पतंग उड़ रही है 60 डिग्री के एंगल पर, और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने लिखी है ये हमारा क्या है, ग्राउंड, जमीन या फिर धरातल। आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि यहां से पतंग की हाइट कितनी है। तो सिंपल भाई, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहां से यहां तक। तो देखो 60 डिग्री में हमने क्या पढ़ा था, 60 डिग्री में हमने पढ़ा था ये √3, ये आपका 1, और इन दोनों की वजह से यहां आता है 2। अब एक बात बताना, क्या करोगे कंपैरिजन, 2 किसको बताता है असल में, 200 मीटर को, किससे गुणा किया भाई 100 से। आपको √3 की वैल्यू निकालनी है तो इसे भी आप क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 100√3 मीटर लिखा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना, सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो गया।
चलो भाई अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 1068, 1068। देखो अगेन इसने क्या कहा कि भाई एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 60 डिग्री पर टिका हुआ है। शीर्ष की पेड़ की जड़ से जो दूरी है वो आपको बता रखी है 100 मीटर। तो बताइए पेड़ की कितनी लंबाई टूटी है, पेड़ की कुल लंबाई क्या। पिछले सवाल में क्या था, पिछले में आपसे पूछ रहा था कितना भाग, यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यूज। तो देखो सेम टू सेम वो का वही डायग्राम है, वैसा का वैसा ही। ये मान लो पहले आपके पास पेड़ था, ठीक है, ये आपके पास पेड़ था, ये आपकी ग्राउंड या फिर जमीन, इस पर ये सीधे सीधे लगा हुआ था। इस साइड से एक तूफान आता है, तूफान क्या करता है, प्रेशर लगाता है तो इसको इधर तोड़ देगा। मैं मान लेता हूं कि ये इस पॉइंट से टूटा और ये इधर आकर के गिर गया, लिखा जा सकता है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपको जमीन पर टच हुआ दिखेगा। अब देखो इसने क्या कहा कि उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 60 डिग्री पर टिका है। ये तो ग्राउंड या भूतल हो गया आपका, ये इसका वर्टेक्स हो गया। कितने डिग्री पर टिका हुआ है, 60 डिग्री पर टिका हुआ है। मार्किंग कर लें, 60 डिग्री के सामने की लेंथ √3, यहां से यहां तक की लेंथ आपकी 1, √3 और 1 की वजह से ये 2 लिखते थे। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये जो पार्ट टूटने से पहले यहां तक कितना था आपका, 2 था। तो आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो पेड़ है उसकी लंबाई कितनी थी, रेशियो में 2 + √3। अब देखो पेड़ की कितनी लंबाई टूट गई है। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए हमें एक्चुअल डेटा की नीड होती है। तो देखो उसने कहा था कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर। एक किसको बताता है भाई, एक आपका बताता है 100 मीटर को, किससे गुणा किया, 100 से। अब जो जो पूछ रहा है वो बता दो, पेड़ की कितनी लंबाई टूट गई। ये जो पार्ट था ये टूट करके इधर आ गया, तो पहले सवाल का तो रिजल्ट हो गया, 2 लंबाई टूट गई है। एक की वैल्यू 100 है, 100 से गुणा किया है तो 2 को भी 100 से कर दोगे तो आ जाएगा 200 मीटर। एक सवाल हो गया। अगले में आपने क्या कहा कि पेड़ की कुल लंबाई, रेशियो में टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 2 + √3। रेशियो की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका मतलब 2 + √3 को 100 से कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 इंटू में 2 + √3 मीटर। यहां से ये बन गया अपना रिजल्ट। तो इजी वे में अगर आपको रेशियो ध्यान है, नहीं भी ध्यान है तो आपको बनाने का तरीका बताया था, उससे आपका काम चल जाएगा। सवाल नंबर 1069, क्वेश्चन नंबर 1069। देखो क्या कहा भाई यहां पर इसने आपको यहां पर कहा कि एक वृक्ष का, एक पेड़ है, उसका ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर जमीन की सतह पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 25 मीटर। वृक्ष की ऊंचाई मीटर में क्या थी। सेम टू सेम वो का वही सवाल है, देखो वैसा ही। ये आपके पास एक पेड़ था, अब आपको पता है इधर से प्रेशर लगेगा, इस साइड में ये टूट जाएगा, ये लो टूट चुका है, तो ये पार्ट यहां पर आपका टच करेगा। एंगल कितना है भाई, एंगल यहां पर देखो इसने क्या कहा, ऊपरी भाग, ये ऊपर का भाग आंधी के कारण टूट गया, जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। 60 डिग्री में इसको लिखते हो आप √3, इसको 1, इसको 2। टूटने से पहले ये लंबाई यहां पर कितनी थी, 2। अब इसने आपसे क्या कहा कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 25 मीटर। किससे गुणा किया भाई आपने गुणा किया 25 से। पेड़ की कुल लंबाई ये है, तो इसका मतलब 25 को आप गुणा कर दो इस कुल लंबाई से, लेकिन आंसर्स आपके क्या है, पॉइंट्स में। तो ध्यान रखना √3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.732। अगर एग्जामिनर आपको पॉइंट्स में आंसर दे और आपको कुछ भी ना कहे कि √3 की वैल्यू क्या लेनी है, तो आपका मन करे 1.73 ले लो, आपका मन करे 1.732 ले लो, एकदम पास पास आंसर आएंगे। और ऑप्शन चारों के चारों आपको दूर दूर देता है। ऐसा कभी भी नहीं करेगा आपके साथ कि 1.73 की वजह से जो आंसर आया
और 1.732 की वजह से जो आंसर आया दोनों ही ऑप्शन में डाल दें, नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो वहां आप फ्री हैं। कई बार एग्जामिनर क्या है आपको कह देता है, चला के बोल देता है आपको कि आपको 1.73 काम में लेना है या फिर 1.732 काम में लेना है। उस केस में वो दोनों ही ऑप्शन बना के रखेगा, एक ऐसा ऑप्शन जो 1.73 की वजह से आ रहा है, एक ऐसा ऑप्शन जो 1.732 की वजह से आ रहा है। वहां दोनों के दोनों ऑप्शन बनाए, आपने अपनी मनमर्जी से चीजें काम में ली, टिक मार दिया, पूरा पूरा चांस बनता है कि सवाल आपका गलत हो सकता है। तो इस टाइप की चालाकियां एग्जामिनर ने एसएससी में कई बार की हैं। वो क्या कहता है कि इसकी वैल्यू 1.732 लो, स्टूडेंट के दिमाग में कॉमनली क्या रहता है, √3 दिया तो 1.732 ले लेते, मल्टीप्लाई वगैरह करके रिजल्ट निकाला। वो दोनों ही ऑप्शन डालता है और उस पर आप ये नहीं कह सकते इससे क्या फर्क पड़ गया, भाई उसने बताया आपको ये काम में लेना है। चलो, और √2 की वैल्यू भी काम में आती है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1.414। चलो भाई, ये दो, ये √3 को क्या लिखोगे 1.732, 2 में ऐड करोगे तो 3.732, मल्टीप्लाई किया 25 गुणा 2 आपका 50, 25 गुणा 3 75 और 5 आपका 80, कैरी 8, 25 गुणा 7 175 हो गया, 175 में 8 जोड़ोगे 183, कैरी 18, 25 गुणा 3 75, 75 में 18 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 93, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 93.3। ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो गया करेक्ट। आई होप बात समझ आ गई होगी। इनमें वैसे कोई बहुत ज्यादा दिमाग तो आपको लगाना नहीं पड़ता है सवालों में। सवाल नंबर 1070, 1070। देखो, इसने क्या कहा कि 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, उस समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है, झंडे की ऊंचाई कितनी है। ऐसे भी सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा समझना बात को। मान लो यहां पर कोई आदमी है, ये आदमी है, इधर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम सूर्य चमक रहा है, तो इसकी जब छांव बनी तो इसने क्या बताया, ये इस आदमी की मान लो यहां पर इस लंबाई की छांव बनी, क्योंकि रेज वगैरह इधर से आकर के इसे टच करेंगी और ये छांव बनी। अब इसने क्या कहा कि भाई ये आदमी जो है वो कितने फीट का है, 6 फीट का, और इसकी जो छांव या इसकी जो शैडो है वो कितने की है, 4 फीट की। क्लियर। फिर इसने क्या कहा, उसी समय एक झंडा है, कोई मान लो फ्लैग है, ये मैं मान लेता हूं कोई फ्लैग है, और यहां पर इसकी जो छांव बनी है वो कितनी है, 50 फीट। यहां से मान लो सूर्य को आप मानेंगे, इधर से रेज आएंगी और इस हिसाब से रेज आकर के छांव क्रिएट करेंगी। इसकी लेंथ आपके पास कितनी है भाई, 50 फीट। आपसे कहा है इसकी लंबाई क्या होगी। अब इसका सिंपल सा लॉजिक यही होता है, अब सूर्य वो 2 मान लिए, उसको लेकर तनाव नहीं लेना, बात को समझो एक्चुअल क्या है। 6 फीट का आदमी, छांव 4 फीट की। क्लियर। आदमी अगर 3 फीट का होता तो छांव कितने की होती, 2 फीट की। ये लेंथ आधी होगी तो ये भी रिलेशन। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपकी जो एक्चुअल हाइट है और जो आपकी शैडो है, इसका रेशियो हमेशा बैलेंस रहता है। जैसे ये रेशियो क्या है, एक्चुअल हाइट 6 है, शैडो की लेंथ इसकी कितनी है भाई, 4, लिखा जा सकता है। ऐसे ही कोई आदमी मान लो 3 फीट का होता तो उसकी छांव कितनी बनती, 2 फीट की। कोई आदमी मान लो 8 फीट का होता तो उसी हिसाब से इसका रेशियो बैलेंस होता। तो यहां ध्यान रखने वाली बात सिंपल सी है कि किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लो सूर्य 11 बजे आसमान में चमक रहा है, उस केस में अगर कोई आदमी मान लो 10 आदमी तो 6 फीट का मानो, 6 फीट का आदमी है, बात को समझना, 11 बजे मान लो सूर्य चमक रहा है ऊपर की तरफ, 6 फीट का आदमी है, छांव 3 फीट की बन रही है। एक बिल्डिंग है 50 मीटर की, छांव कितनी बनेगी उसकी, 25 मीटर की। कोई मान लो आपके पास 10 मीटर का पोल है, उसकी छांव कितनी बनेगी, 5 मीटर। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वहां की आसपास की जिस जगह पर आप चीजों को मेजर कर रहे हैं, हर जगह एक यही रेशियो मेंटेन हो जाता है, 10 5 मीटर, 20 10 मीटर, 50 25 मीटर। तो यहां पर ये इतना सा रिलेशन होता है कि एक्चुअल और शैडो का रेशियो फिक्स रहता है। तो यहां पर इसकी एक्चुअल कितनी है, क्वेश्चन मार्क, शैडो कितनी है 50, गुणा किया भाई 300,
300 में 4 का भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 75। ये आप लिख सकते हो। एग्जाम के अंदर ये कोई कलाकारी चित्रकारी नहीं करनी है, समझाया इसलिए इस हिसाब से कि आपको रटना ना पड़े कि ये जो रिलेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप मेजर करेंगे तो ये हमेशा उस स्पेसिफिक टाइम पर फिक्स रहता है। आप किसी भी वस्तु को उठा करके मेजर कर सकते हैं। सवाल नंबर 1071 1071। देखो इसने क्या कहा कि दो खंबे जिनकी लंबाई 6 और आपकी 11 मीटर है धरातल पर खड़े हैं, उनके तल स्तर की दूरी मतलब उनका जो बेस है उनके बीच का जो गैप है वो है 12 मीटर। उनके ऊपरी बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, डायग्राम बनाओ। एक तो आपके पास कितने का है 6 मीटर का, दूसरा है वो इससे बड़ा होगा, वो कितना बताया इसने 11 मीटर का। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी बताई इसने 12। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी। क्या करें भाई, पोल जमीन पर सीधे सीधे खड़े होते हैं 90 डिग्री के ऊपर। इसे अगर सोल्व करना है तो इस बिंदु से आप इधर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जैसे ही आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखना ये 12 है तो ये भी आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 6 है तो ये वाली लंबाई आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 6। टोटल कितनी थी ये 11, तो ये कितनी बची 5। 5 और 12 की वजह से राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो आपका ये आंसर हो गया 13। लिखा जा सकता है। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलो भाई यहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कुछ नई बातों को, क्योंकि यहां पर डबल डबल डायग्राम अपने आ चुके हैं। सवाल नंबर 1072 की बात करें 1072। वन 1072 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। यहां पर कुछ इस टाइप के डायग्राम बनेंगे आपके सामने। जैसे एक एंगल आपका मान लो 30 डिग्री है, एक एंगल आपका 60 डिग्री है। क्लियर। फिर कुछ डायग्राम ऐसे भी होंगे जिनके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक डायग्राम आपका 30 डिग्री है, एक डायग्राम आपका 45 डिग्री है, और एक केस आपका यहां पर और भी बन जाता है। ये एंगल आपका 45 डिग्री है एंड ये एंगल आपका 60 डिग्री है। क्लियर। एक एक करके मैं थोड़ा सा बात को समझाता हूं। एक डायग्राम में प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर ये जो है डबल डबल ट्राइंगल बन रहे हैं। डबल डबल कैसे बन रहे हैं भाई, एक अंदर की तरफ बनता है छोटा राइट एंगल ट्राइंगल और एक आपका बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इतने से को देखना, 45 डिग्री के अंदर हमने क्या देखा था, ये भुजा अगर आपकी एक है तो ये वाली भुजा भी आपकी क्या होती है एक। लिखा जा सकता है। फिर देखना 30 डिग्री की अगर बात करूं, मैं अंदर वाला पार्ट भूल जाता हूं। 30 डिग्री की बात करूं तो हम पढ़ चुके हैं 30 के सामने की भुजा एक होती है, ये वाली भुजा आपकी √3 होती है। लिखा जा सकता है। तो इस पूरे के पूरे को अगर मैं भूल जाऊं तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करेंगे 30 डिग्री के सामने की लेंथ 1 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये पूरी की पूरी कितनी होगी भाई आपकी √3। अब इसको फिर से शामिल कर लो, फिर से शामिल करोगे ये आपका √3 ये 1, तो ये जो लेंथ आपके पास बची वो कितनी रहेगी √3 - 1। तो यहां से इसका बनता है इस टाइप का रिलेशन। एग्जाम के हिसाब से एग्जाम हॉल में इनको प्रूफ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनमें इतना टाइम किल हो जाएगा। बेटर क्या रहेगा, 3 डायग्राम है, 3 डायग्रामों का रिलेशन आप सीधे सीधे ध्यान रखें। इसके अंदर क्या बनता है भाई, इसमें 60 डिग्री के सामने √3, ये लेंथ आपकी आ जाती है 1 और ये लेंथ आ जाती है 2। अब आप कहोगे सर प्रूफ क्यों नहीं करवा रहे, तो सर्च करना वासु सर स्टडी IQ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, वहां पर 5 सेशन पढ़े। अब किसी बच्चे को प्रूफ चाहिए, प्रूफ मैं इसीलिए नहीं करवा रहा क्योंकि एग्जाम के रिलेवेंट मुझे नहीं लग रहा है और आप अपने को आज का सेशन कंप्लीट भी करना है। 90 दिन के अंदर कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, जब सीरीज स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही आपको एक PDF मिल गई थी कि भाई इस दिन इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, इस दिन इस चीज को।
क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके साथ कोई खेलना नहीं है। अदरवाइज तो क्या होता कि आप में फील आ रहा है, 5 दिन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेते, छोटे मोटे सवाल करवा लेते खूब सारे, 90 दिन जैसे ही पूरे हो जाते आपके सर पर एग्जाम आके खड़ी हो जाती, फिर कह देते कि यार टाइम ही नहीं था, हम तो पढ़ाना चाह रहे थे आपको, हम तो आपका सिलेक्शन करवाना चाह रहे थे, टाइम नहीं बचा हमारे पास। टाइम कैसे बचेगा भाई? अब जिन चीज़ों को बच्चे देखते हैं, जो चीज़ें आसान है, उन सेशंस को 5-5 10-10 दिन तक ज़बरदस्ती घसीटते रहो। जो सेशंस टिपिकल हैं, आपको भी पता है कि उनको पढ़ाने का टाइम तो बचेगा नहीं। ये सीरीज स्टार्ट हुई उससे पहले मुझे तो पता था कि 90 डेज में क्या करवाया जा सकता है, तो मैं आपके साथ कोई खेलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे उग्र हो जाते हैं ये सोचकर कि एक ही दिन में हाइट एंड डिस्टेंस कैसे करवा दोगे, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। तो पीछे 5 घंटे का या 6 घंटे का पढ़ाया जा चुका है। आप में दम है तो आप उन चीज़ों को पढ़ें। सवालों का स्तर मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसमें सवालों का स्तर क्या है। प्रूफ आपको सारे के सारे वहां मिल जाएंगे। प्रूफ यहां पर मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि एग्जाम में भी आपके प्रूफ काम में नहीं आने वाले। ठीक है, तो 90 डेज में हमें सिलेबस करना है और ऐसा सिलेबस करना है कि भाई जो एग्जाम के रिलेवेंट हो। ये नहीं है कि 90 डेज के अंदर 10-12 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, फिर टाइम खत्म हो गया, फिर आपकी सिंपैथी बटोर ली कि मेरा तो जन्म इसलिए हुआ था कि आपका रेलवे में सिलेक्शन करवाऊं, लेकिन करवा नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा। भाई प्लान करके चलो ना। अगर आपका उद्देश्य पढ़ाना ही है बच्चों को फ्री के अंदर यूट्यूब पर, तो प्लानिंग कर दो कि इस दिन ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो कोई बच्चा भी तुरंत जज कर ले। खैर, अगले मुद्दे की बात करते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें लिखा जाता है ये आपका √3 60 डिग्री के सामने, ये आपका होता है 1। क्लियर है भाई? और यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो क्या लिखी जाती है? √3 - 1। अब देखो, इसको याद करने का तरीका समझना। 60 डिग्री हमने कैसे पढ़ा था? √3 पढ़ा था, 1 पढ़ा था। अंदर वाला ट्राइंगल अपना वैसा ही है। 45 डिग्री में 1 और 1 हमने पढ़ा था। 60 डिग्री में 60 के सामने √3 और 1 पढ़ा था। इसका मतलब डबल वाले जो डायग्राम बनते हैं, हर जगह 3 वैल्यू आपको लिखनी होती है। तो आपको क्या पता चला? 2-2 वैल्यू तो आपने पढ़ रखी है, वो की वो है। अब देखो, इसको कैसे ध्यान रख सकते हो? यहां से यहां गए हो तो एंगल डबल हुआ है, तो इसको रिवर्स में जाओगे या फिर इसी डायरेक्शन में समझ लेना। एंगल डबल हुआ है और यहां से वैल्यू क्या हो गई है? आपकी हाफ। याद रखने का तरीका है, ठीक है? क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या 20 डिग्री 40 डिग्री में भी ऐसा होगा? नहीं, सिर्फ 30 और 60 में ऐसा होता है। एंगल डबल हुआ है, ये वैल्यू 2 से कितनी हो गई? 1। यहां पर इन भुजाओं को तो हम लोग याद कर चुके हैं क्योंकि पीछे जैसे हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको याद करना और इसको याद करना। अब थोड़ा सा गौर करना, यहां पर दोनों की दोनों बातें, दोनों ही डायग्राम में आपके पास क्या है? सेम। कोई बच्चा प्रूफ करना चाहे तो कर तो सकता है, जैसे इसका तो मैंने बता दिया। 60 के सामने ये √3, अब भूल जाओ पूरे को, ये 45 है, ये √3 है, तो ये दूरी भी आपकी √3 ही होगी। ये 1 हो गया, पूरे में से 1 को लेस कर दोगे, √3 - 1। तो आई होप इसे आप आसानी से याद कर लेंगे। जितना बेहतर होगा, जितना जल्दी आप इसे याद करेंगे, उतने बेहतर तरीके से आप सवालों की रिप्लाई कर दे जाएंगे। सवाल नंबर 1072 था। चलिए क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। 1072, ये रहा आपके सामने सवाल। वन 1072 में इसने क्या कहा भाई? आपसे इसने कहा कि भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। टावर की यहां से ऊंचाई क्या होगी? देखना, असल में ये डायग्राम ऐसा क्यों बना, तो एक एक करके बात को ऑब्जर्व करना। एक आदमी है, यहां पर आदमी खड़ा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग मानते हैं टावर। ये अपना क्या है? टावर। आदमी इस टावर के वर्टेक्स को देखता है तो उसने एंगल कितना बताया आपको? 30 डिग्री। फिर क्या कहा? आदमी टावर की तरफ 20 मीटर चला गया। आदमी टावर की तरफ 20 मीटर चला गया। मान लो आदमी यहां पहुंचा।
अब ये क्या कह रहा है कि अब टावर की तरफ देख रहा है फिर से उसी बिंदु पर। अब इस आदमी का जो एंगल यहां से बन रहा है वो कितने डिग्री है भाई, 60 डिग्री लिखा जा सकता है टावर की ऊंचाई। अब देखो इसको डील करना बड़ा ही आसान है। आपको पता चल गया कि 30-60 वाला डायग्राम बनेगा। 60 वाला क्या बनाते थे, √3, ये दूरी आपकी 1 यहां से यहां तक की, ये 30 से 60 था और ये क्या था भाई 2 से 1। यहां जैसे डबल हुआ है तो इसका आप डबल करके इधर लिख दो, लिखा। कंपैरिजन करें भाई, 2 किसको बताता है, 2 बताता है एक्चुअल में 20 मीटर को, किससे गुणा किया भाई हमने 10 से। टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है, रेशियो में वैल्यू आपको √3 दे रखी है। रेशियो को जैसे आप एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 10 का गुणा करना पड़ा, 10 का इधर कर दोगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हो गया भाई अपना रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो सवाल नंबर 1073 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1073, 1073। और ये वाले सवाल हैं, अगर आप प्रयास करें तो ये अब तक जितने भी सवाल किए हैं अगर कोशिश करेंगे तो माइंड में कर सकते हैं। देखो, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की दूरी, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना माइंड में कैसे कर सकते हो, 30 डिग्री है 60 डिग्री। अब ये जो क्रमिक किलोमीटर शिला है, आपने सड़क के किनारे देखा होगा कि जैसे यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर है, दिल्ली के और नज़दीक गए, आगे जो आपको माइलस्टोन दिखा, दिल्ली आपको 49 किलोमीटर 48 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या होती है, माइलस्टोन्स होती हैं। एक्चुअल में ये वर्ड फॉरेन से लिया गया है इंग्लिश के अंदर, तो वहाँ पर माइल्स में दूरी लिखी जाती है। बोलते हम लोग इनको माइलस्टोन ही है, लेकिन 2 लगातार माइलस्टोन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है। माइंड में कैसे कर सकते हो भी, कोई गुब्बारा उड़ रहा है, 2 माइलस्टोन है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। यहां से देखोगे एंगल आपका 30 डिग्री, यहां से देखोगे आपका एंगल 60 डिग्री। 30-60 के बीच की दूरी 2, 60 से 90 के बीच की दूरी 1, और ये वाली दूरी आपकी √3। 2 1 किलोमीटर को बताता है, 1 की वैल्यू क्या होगी 1/2। आपको √3 की वैल्यू चाहिए, गुणा कर दो, √3/2 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो सवाल ऐसे हैं, माइंड में किए जा सकते हैं। देखो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। यहां पर ये गुब्बारा कोई उड़ रहा है, यहां पर खड़ा आदमी इससे ऑब्जर्व करता है तो पाता है कि एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर देखना जरा, यहां से खड़ा हुआ आदमी अगर इसको देखता है तो एंगल पाता है 60 डिग्री। और आपको पता है ये दोनों के दोनों माइलस्टोन है, इसका मतलब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी। अब मार्किंग कर लें, 60 डिग्री के सामने का एंगल, सामने की साइड √3, ये वाली 1, 30 से 60 हुआ है तो 1 से ये आपका 2 लिखते थे। 2 किसको बताता है भाई, 1 किलोमीटर को। किससे गुणा किया, 1 आ जाए, 1/2 से गुणा किया। ये आपका ग्राउंड है, ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये आपसे पूछा है। तो √3 को भी अगर आप एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा आ जाएगा √3/2 किलोमीटर। ये अपना हो गया रिजल्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, सवाल नंबर 1074, 1074। देखना, इसने क्या कहा, किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो हो क्या रहा है, पहले तो सवाल को समझो। ये आपका कोई टावर है, सूर्य यहां पर आपका चमक रहा है इस जगह के ऊपर, और अगर आप सीधे सीधे रेज के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहां पर पाते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 45 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब यहां जमीन पर खड़ा हुआ आदमी अगर सूर्य को इस टाइम देखना चाहता है तो एंगल कितना बना रहा है, वो 45 डिग्री। फिर इसने क्या कहा कि एंगल 30 डिग्री हो गया।
30 डिग्री होगा तो सूर्य कुछ और नीचे की तरफ आएगा इस हिसाब से। अब जो रेज है वो इस पैटर्न में निकलेंगी और यहां से यहां पर अगर आदमी खड़ा होकर के देखेगा तो उसे अब सूर्य किसने एंगल पर मिलेगा, अब उसे सूर्य मिलेगा 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर। तो एक्चुअल में तो इसका मतलब ये है, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ऐसा डायग्राम बनेगा, एक बार 45 डिग्री बन रहा है, एक बार 30 डिग्री आपका बन रहा है, ये आपका टावर है। अब वैल्यू रखनी है, देखो ये आपका टावर है 45 डिग्री, एक एक और ये वैल्यू √3 - 1। देखना इसने क्या कहा कि टावर की छांव में 10 मीटर की वृद्धि हो गई। पहले सूर्य यहां था, इतनी छांव थी, फिर सूर्य नीचे की तरफ आया, इतनी छांव हो गई। तो ये असल में देखोगे तो वृद्धि कितनी हुई है भाई, ये वाली वृद्धि है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए टावर की हाइट। अब आपको कंपैरिजन करना है। देखना कंपैरिजन, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो कलाकारी दिखा देते हैं कि √3 - 1 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी है 11। ऐसा अगर आप करते हैं तो गलत है। ये मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है, कई बच्चे कंपैरिजन करते टाइम भूल जाते हैं कि रेशियो की वैल्यूज है, यहां से इसका रिलेशन या तो मल्टीप्लाई से बताया जा सकता है या डिवीजन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं बताया जा सकता। तो अगर आपके भी मन में कोई विचार आता है कि √3 - 1 की वैल्यू 10 है, तो एक को उधर ले जाते हैं, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो इसको क्यों ले जा रहे हो भाई, इसको एक को उधर ले जाओ, √3 - 10 कर दो, आपका आंसर ही आ जाएगा फिर तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी। क्या करना है भाई, एक की वैल्यू निकालोगे, जैसे ये एक तरीके से वही सवाल है, x की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू क्या होगी भाई 10/x। तो एक की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी 10/में √3 - 1। ये कंप्लीट वैल्यू है। असल में देखोगे तो ये 1.732 अगर आप इसको लेते हैं -1, ये वैल्यू है 0.732। एक की वैल्यू चाहिए तो 10 में 0.732 का डिवीजन किया है। अब ये आपको सिखा रखा है रेशनलाइज करना, किसका गुणा भी ऊपर नीचे √3 + 1 एंड √3 + 1। नीचे क्या बना 3 का √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 - 1 2, ये इससे कटेगा 5 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बना भाई आपका 5 √3 + 1। ये आपका हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है इजी वे में। चलो भाई सवाल नंबर 1075 1075, सवाल नंबर 1075। देखना इसने क्या कहा भाई, इसने आपसे ये कहा देखो, इसने आपसे ये कहा कि भूतल से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक प्लेन एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ रहा है। तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। उस पल में हवाई जहाजों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, देखो हमें इतना पता है कि एक प्लेन उड़ रहा है, एक जो प्लेन है वो उड़ रहा है आपका, और इसने क्या कहा भूतल से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक क्षण को वह अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा प्लेन है और ये किसी दूसरे प्लेन के ऊपर उड़ रहा है। ये मान लेते हैं हम लोग दूसरा प्लेन इसके ऊपर उड़ रहा है। ये है आपके पास ग्राउंड, जमीन, जमीन पर खड़ा हुआ एक आदमी इनको ऑब्जर्व करता है। एक तो ये प्लेन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो मैं सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं 90 डिग्री। एक बार तो वो इस प्लेन को देखता है, एक बार वो इस प्लेन को देखता है। एंगल कितने हैं भाई 60 और 45। देखो छोटा एंगल 45 डिग्री होगा, जायज सी बात है। बड़े वाला एंगल उस प्लेन को देखने के लिए पूरा एंगल बनाए, ये कितना 60 डिग्री। अब डायग्राम तो हमने पढ़ा है लेकिन इस टाइप का नहीं पढ़ा, हमने जैसा पढ़ा उसको देखना। ये 45 है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 45। बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखना, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना 30 डिग्री। अब बची हुई चीजों को आपने क्या किया, मिटा दिया। ठीक, हमने ऐसा डायग्राम तो पढ़ा ही था, इसको पलट करके नीचे की तरफ रख दो।
नीचे की तरफ रखोगे तो 45 के सामने 1 आता था और ये दूरी आपकी कितनी आती थी, √3 - 1 लिखा जा सकता है। अब देखना यहां से यहां तक की जो दूरी है, ओरिजिनल प्लेन अपना इस हाइट पर उड़ रहा है, ये दूरी रेशियो में 1 है, ये दूरी रेशियो में √3 - 1 है। पूरी की पूरी दूरी को रेशियो में निकालोगे तो दोनों को जोड़ोगे, 1 से 1 कट गया, इसका मतलब ये क्या बचा आपके पास, √3, जो कि किसके बराबर है, 3125 मीटर। अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3125 अपोन में कितना भाई, √3। आपको क्या चाहिए, आपको ये पूछा है दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी। एक की कीमत आ गई, जैसे एक एप्पल की कीमत आपको कह दे 12 रुपए है, 5 एप्पल की कितनी होगी, तो एक की जो कीमत है उसको 5 से गुणा कर दो, 12 × 5। रेशियो में 1 की वैल्यू आ गई, आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क बराबर 3125 अपोन में √3 और इनटू में आपका आ गया √3 - 1। √3 का अंदर आप डिवीजन कर देंगे तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, 5 2 7 या 8 3 11 कटेगा तो वैसे भी नहीं, 3 बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कुछ इस टाइप का ही रहा होगा। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं भाई। सवाल नंबर 1076। देखना इसने क्या कहा भाई, यहां से पृथ्वी से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। 5000 वाला क्या, दूसरे के नीचे से गुजर रहा है। उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 और 60 आपको दिख रहे हैं। अब क्या कह रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में उन दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी क्या होगी। डायग्राम आपको समझ आ गया भाई। डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, एक प्लेन दूसरा प्लेन। अब एक प्लेन आपने ये बना दिया कि भाई ये वाला उड़ रहा था और दूसरा प्लेन आपका ये वाला उड़ रहा था। जमीन से इन्हें कोई ऑब्जर्व करता है मान लो आदमी, तो इसे नीचे वाले को देखने में छोटा एंगल बनेगा 30 और ऊपर वाले को देखने में 60, तो एंगल भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो देखना जरा, ये 90 है, ये 30 है, अंदर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 30, देन ये एंगल आपका 60। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल आपका कितना, 30 डिग्री। अब क्या करो, इसको मिटा दो, मिटा दिया। हमने जैसा पढ़ा था उस टाइप का डायग्राम अपना आ चुका है। 60 के सामने √3 लिखते थे, ये 1 लिखते थे। 30 से 60 ये डबल इधर हुआ है, तो इसको इधर आप डबल कर सकते हो। ठीक, अब देखना जो डेटा दिया उसका कंपैरिजन करना। पृथ्वी से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से गुजर रहा है। इसका मतलब एक प्लेन तो ऊपर है, अपने वाला प्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और किसी दूसरे प्लेन के नीचे से उड़ रहा है। तो ये वाली जो दूरी आपको दे रखी है ये कितनी है, 5000 मीटर। दोनों प्लेन के बीच की दूरी, एक की वैल्यू इतनी है, इसको जस्ट डबल किया 2 आ गया, इसको जस्ट डबल कर दोगे तो यहां से रिजल्ट आएगा 10,000 मीटर। तो डायग्राम बनाना है, उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके आपका तुरंत का तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 1077। देखो इसने क्या कहा, किसी मीनार की ऊंचाई 3125 मीटर है। मीनार के शिखर पर एक ध्वज लगा है, एक फ्लैग लगा हुआ है। धरातल पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज के शिखर व आधार का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है। ध्वज खंड की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो असल में ये डायग्राम भी कुछ ऐसा सा ही बनेगा। ये कोई मान लो बिल्डिंग है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस पर लगा हुआ है एक फ्लैग पोल। एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा ये मान लो यहां पर। अब ये क्या ऑब्जर्व करता है, इसको फ्लैग पोल के टॉप को और फ्लैग पोल के बेस को, इन दोनों को ऑब्जर्व करता है। एंगल कितने कितने बनाए भाई, 60 डिग्री 30 डिग्री। तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो छोटे वाला दिख रहा है वो 30 डिग्री
और जो बड़े वाला दिख रहा है वो 60 डिग्री। ऐसा डायग्राम पढ़ा तो है लेकिन एंगल यहां नहीं थे अपने, तो मार्किंग चेंज करो। अंदर देखना, ये 30 है, ये 90 है, तो बचा हुआ तीसरा एंगल कितना, 60 डिग्री। बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे तो ये 90, ये आपका 60, बचा हुआ एंगल कितना, 30 डिग्री। मार्किंग करते हो तो 60 के सामने √3 लिखते थे, इसे 1 लिखते थे। ये 30 से 60 डबल हुआ है तो इधर से इसे डबल करके लिख दो। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, किसी मीनार की ऊंचाई, इसका मतलब यहां तक हमारी मीनार है ये वाली, और इसके ऊपर एक फ्लैग पोल या झंडा लगा हुआ है, तो एक आपको किसकी वैल्यू देता है, 3125 मीटर की। अब आगे आ जाओ, इसने क्या कहा, ध्वज खंड की लंबाई ऊंचाई क्या है। ध्वज खंड की ऊंचाई की बात कर ले तो देखना जरा, सीधे सीधे ये वाला जो पार्ट है, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा भी चेंज कर देना, क्योंकि 3125 है। फ्लैग पोल की आपसे लेंथ पूछेगा, इस सवाल को चेंज करना, चेंज क्या करोगे, लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल। झंडे की लंबाई क्या है, झंडे की ऊंचाई और लंबाई दोनों अलग अलग है। ऊंचाई क्या होगी भाई, जमीन से लेकर कहां तक ये आपका झंडा है, ये है झंडे की ऊंचाई। झंडे की लंबाई क्या है, ये तो बिल्डिंग हो गई, तो झंडे की लंबाई तो इतनी बची, तो 1 से 2 गए, जस्ट डबल किया, तो इसका भी जस्ट डबल करोगे तो 6250, ये आपका आंसर आ गया। अगर झंडे की ऊंचाई पूछते तो नीचे जमीन से लेकर वो कहां तक है, ये झंडे की आपकी ऊंचाई होती, तो लेंथ कर लेना यहां पर आप, लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल। चलो भाई, सवाल नंबर 1078, सवाल नंबर 1078। देखो, इसने क्या कहा, समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रहा नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। देखना, ये मान लो कोई टावर है और यहां पर समुद्र के अंदर ये टावर है, कोई वॉच टावर, यहां पर आपके पास बोट है। पहले केस के अंदर वो एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। सवालों को तुरंत के तुरंत पढ़ लिया करो, इसमें इंतजार नहीं होना चाहिए। अगले केस में क्या है, नाव ने एंगल बना लिया इसके साथ 60 डिग्री। टावर पर एक आदमी है, वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने क्या देखा, एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री जो हुआ है, और ये ऐसे मत सोचना नाव का अवनमन कोण, असल में ये क्या है, आदमी सीधे सीधे देख रहा था, तो जो एंगल ये है वो का वो ये होता है, और जो एंगल आपका ये है वो का वो ये होता है। ये बात पीछे हमने देख ली थी, तो इनको लेकर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, सीधी सीधी बात है और सटीक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलो, ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई ये जो नाव है यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेती है, 10 मिनट। लिखा जा सकता है, नाव जो है वो 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री तक चली जाती है। नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आएगी। अब आपको मार्किंग करनी है, √3 के सामने, सॉरी 60 डिग्री के सामने √3, ये लेंथ 1 और ये लेंथ 2। देखना, नाव ने यहां से यहां तक दूरी तय की, ये दूरी कितनी है, 2। ये हो सकता है 2 किलोमीटर हो, 200 मीटर हो। अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये दूरी कितनी, 1 किलोमीटर। अगर ये 200 मीटर है तो ये दूरी कितनी, 100 मीटर। तो इसका मतलब इस 2 दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। अगर यहां पर आधी दूरी बची हुई है, 2 के कंपैरिजन में आधी दूरी बची हुई है, तो टाइम भी आपका आधा ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट। अब इस सवाल को थोड़ा सा और फिर से एक हल्का सा चेंज करना है कि नाव अब समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। अब नाव यहां तक आ चुकी है, समुद्र का किनारा आपका ये है, यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। अगर ये पूछता नाव को समुद्र तक आने में कुल कितना समय लगा, तो आप कहते 10 मिनट पहले लग चुके थे, 5 मिनट और लगेंगे, तो टोटल टाइम आपका कितना होगा, 15 मिनट। लिखा जा सकता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1079, क्वेश्चन नंबर 1079।
देखो इसने क्या कहा भाई, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, और ऐसा करने 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। खंबे की जो छांव वो 4 मीटर कम हो जाती है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम टू सेम वही रटा रटाया डायग्राम है कि ऊपर आपका सूर्य बनेगा, एंगल आपको दो काम में लेने हैं। एक एंगल आपके पास 30 डिग्री है छोटे वाला, बड़े वाला 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, पोल। लिखा जा सकता है सूर्य यहाँ है, फिर थोड़ा सा नीचे होता है, या फिर यहाँ है थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। 45 डिग्री के सामने ये 1 1 लिखते हो, और इस दूरी को आप √3 - 1 लिखते हो, यहाँ से यहाँ तक। चलो अब इसने क्या कहा, खंबे की छांव 4 मीटर कम होगी। इसका मतलब ये किसको बताता है भाई, ये बताता है 4 मीटर को। पोल की छांव के बीच यही तो अफेक्ट हुआ है। आपसे क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई, 1 की वैल्यू देखना। √3 - 1 की वैल्यू 4 मीटर है, 1 की वैल्यू लिखोगे तो √3 - 1 / 4 लिखा जाएगा। 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग। 45 डिग्री 1 1 हो गया है, √3 - 1 की वैल्यू आपकी ये आ गई है। चलो ठीक है, अब यहां से देखो आपको सोल्व करना है, तो ये वाली वैल्यू, 1 मिनट गलत लिख दिया ना। देखो √3 - 1 4 मीटर को बताता है, 1 की वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगा, 4/√3 - 1। क्लियर। अब एक तरीका तो ये है, इसने कह रखा है कि √3 की वैल्यू 1.732 ले लो, 1 से 1 हट जाएगा, 0.732 का इसमें आप डिवीजन करेंगे, कैलकुलेटिव होगा। बेटर क्या रहेगा, रेशनलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, √3 + 1 √3 + 1 से गुणा करो। ये क्या बनेगा भाई, नीचे 3 - 1 2, 2 से इसको काटोगे 2, 2 को गुणा करना है √3 + 1 से, तो 2 × √3 + 1, √3 की वैल्यू 1.732, 1 ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई, 2.732, 27 × 3 54, 32 × 2 64, तो ये आ जाएगा 5.464 लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 1080, सवाल नंबर 1080 देखना क्या कहा भाई, एक व्यक्ति क्या है, मीनार के शिखर पर खड़ा है, वह देखता है कि 2 कारें विपरीत दिशाओं से उस मीनार की ओर 60 डिग्री और 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती हुई आ रही हैं। दोनों कारों के बीच की दूरी 80 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर ये आपका होमवर्क के अंदर रख लो। अब मैं आपको होमवर्क यही नहीं दे रहा हूं, और भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। जो अपना ग्रुप है उसके ऊपर मैं आपके सामने लिंक शेयर करूंगा, किसकी, हाइट एंड डिस्टेंस की है। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर एक केस होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वहां पर एक छोटा सा वीडियो आपको देखना है। हालांकि पुराने जो वीडियो हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम लोग दिन में ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, काफ़ी सारा टाइम हमारा मतलब पढ़ाई लिखाई में ही जाता है, उनको अगर वो क्लास नहीं मिल रही है तो मैं क्या करता हूँ, वो क्लास भी आपको ग्रुप के अंदर सेंड करता हूँ, तो वहाँ से आप करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो केस है वो आप सभी को करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो एक अलग क्लास कंसीडर हो जाएगी। रीज़न ये था कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस को और ज़्यादा टाइम बढ़ा देते तो वही है, किसी भी चैप्टर में अगर 2-2 क्लासें, 1-1 क्लासेस बढ़ा देते तो ये ड्यूरेशन अपना कितने दिन का चला जाता, लगभग 120, 25 या 30 दिन का। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर रेलवे के सिलेबस को भी एकदम डिटेल में समझाया जाए तो कम से कम 150-60 क्लासेस की तो अपने को नीड होती है। तो साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करते हुए चलें। तो आज के सेशन में अपना इतना ही रहेगा। पीडीएफ आपको ग्रुप पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो काम मैंने आपको बताया है वो मुश्किल से आधे पौन घंटे का काम है, उसे करके रखें। तो बाई चांस मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी कोई सवाल आ गया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। सेशंस कैसे लगते हैं कमेंट जरूर किया करें, अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।